तो आयुर्वेद के अनुरूप होलिस्टिक जो वेलबींग है वो कैसे प्राप्त करना है, उसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे, उसकी चर्चा हम इसमें करते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी योग से जुड़े हुए हैं और थोड़ी सी उसमें हम योग को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो उसमें आयुर्वेद और योग ये दोनों भी साइंस जो है वो बेसिकली जो उसके जो कोर प्रिंसिपल है वो बेसिक प्रिंसिपल एक जैसे ही है। जैसे पंच महाभूत का सिद्धांत है या त्रिदोष का सिद्धांत है। त्रिदोष का सिद्धांत भी योग में मिलता है। जैसे आप हठयोग प्रदीपिका पढ़ेंगे कैवल्य धाम की, तो उसमें जो पांचवा चैप्टर है वहाँ कुछ आरोग्य से हेल्थ से रिलेटेड चर्चा की गई है। तो ये एशियंट विस्टम और होलिस्टिक वेलबींग, इसमें आयुर्वेदा इज एशियंट इंडियन मेडिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट्स ऑफर होलिस्टिक ऑफ अप्रोच टू हेल्थ एंड वेलनेस। तो बाय अंडरस्टैंडिंग unique mind body constitution, Ayurveda provide personalized guidance to nutrition, lifestyle, natural remedies, and help to achieve optimal well-being. तो आयुर्वेद में हेल्थ की जो डेफिनेशन आती है, समदोषा समाग्निश समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्ति इत्याभिधीयते। तो सबसे प्रथम आयुर्वेद ये क्या है? आयुर्वेद मीन्स आयुष वेद आयुर्वेद मीन्स जो उसमें लाइफ साइंस एक तरीके से आप कहेंगे कि अ, इसमें कि आयुष्य कैसे उत्तम गुणवत्तापूर्वक जिया जा सकता है। तो उसके लिए बेसिकली आयुर्वेद है और उसमें अंतिमता आयुर्वेद की भी जो उद्देश्य है वो मोक्ष प्राप्ति ही बताई जाती है। तो जैसे योग में भी अपना अंतिम उद्देश्य जो है, जैसे कैवल्य कहेंगे, मोक्ष कहेंगे, तो वैसे ही इसमें भी आयुर्वेद में भी मोक्ष ही प्राप्ति का उद्देश्य बताया हुआ है। तो उसमें आयुर्वेद में स्वस्थ जीवन जीवन के जो सिद्धांत है, आयुर्वेदा इज सो मच रिच, इट्स यूनिक nature and holistic principle of healthy living that sometimes it is denied, it's called as a medical science। जैसे होम्योपैथी है, एलोपैथी है या नेचुरोपैथी है, तो ये जैसे मेडिकल साइंस है, तो इसमें आयुर्वेदा को बेसिकली लाइफ साइंस भी कहा जाता है क्योंकि उस उतना स्कोप है और उसका और उसके एप्लीकेशन है अलग अलग मेडिकल साइंस में, और वो काफी बड़े तौर पर है। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनका स्वास्थ्य का रक्षण करना, और जो डिसीज पर्सनालिटी है उनके स्वास्थ्य के ऊपर स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है उसका भी जो निराकरण है वो आयुर्वेद के माध्यम से किया जाता है। तो उसमें शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा ये उसमें यूज करते हैं आयुर्वेद में। देन नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ की जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली एब्सेंट ऑफ डिसीज। तो इसमें क्या तीन कंपोनेंट आते हैं, एक फिजिकल वेलबींग, दूसरा मेंटल वेलबींग, देन सोशल वेलबींग। तो उसमें फिजिकल वेलबींग जो है एबिलिटी टू परफॉर्म विथ ईज ऑल द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एक्ट परफॉर्म सुटेबल टू द एज। तो शरीर का बहुत सारा महत्व है और हठ योग में भी जो शरीर को बहुत महत्व दिया है, और घट शुद्धि की बात जैसे हठ योग के प्रिंसिपल में कही जाती है। तो उसमें कि शरीर का बहुत महत्व है। देन मेंटल वेलबींग, इसमें एबिलिटी टू थिंक, मेमोराइज, कॉन्सेंट्रेट, परफॉर्म एंड मेंटल एक्टिविटीज परफेक्टली एंड सुटेबल टू द एज। तो इसमें मेंटल वेलबींग जो है, तो उसमें अपने पतंजलि योग सूत्र एक कंप्लीटली एक मेंटल वेलबींग की तरफ ही उसका एक वो दिशा निर्देश करता है। देन सोशल वेलबींग, एबिलिटी टू परफॉर्म सोशल टास्क इन अ ग्रुप,
इन फैमिली सोसाइटी सुटेबल टू द सोशल पोजीशन एंड एज। तो इसमें अपने यम नियम आते हैं। तो यम नियम एक काफी और मेंटल वेलबींग और सोशल वेलबींग में काफी वो अंतर्भूत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियम। तो ये कंपोनेंट है। और ये अभी हमने WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनके अनुरूप हेल्थ की व्याख्या देखी, उनके कंपोनेंट देखे। अभी यही आयुर्वेद में 5,000 साल पूर्व यही बातें लिखी गई है, तो उसको भी देखते हैं। तो उसमें आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की व्याख्या है वो समदोष, समदोष समाग्निश्य समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसमें समदोष का क्या है? समदोष यानी वात, पित्त, कफ। ये आयुर्वेद में आएंगे आप तो समदोष, समदोष से प्रिंसिपल कहा आता है। जैसे कि आप पंचमहाभूत पे आएंगे, उसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये आपके पंच महाभूत हैं। तो उसमें जो जैसे पृथ्वी और जल महाभूत से फिर आपकी वात की उत्पत्ति हुई, फिर ऐसे वो पित्त की उत्पत्ति है, वो जल और अग्नि से हुई। तो ऐसे वो उत्पत्ति एक एक दोष की उत्पत्ति वहां से हो जाती है। तो वैसे वात पित्त दोष जो है, जैसे आप योग में हैं तो उसमें योग में भी आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोष के ऊपर। वात पित्त कफ पंच दोष है, सप्त धातु है, इसके साथ पंच महाभूत है। देन सत्व रज तम, ये तीन जो गुण हैं उसके से आप परिचित हैं काफी हद तक। तो ये समदोष समाग्निश, आयुर्वेद में जो है अलग अलग प्रकार की अग्नियां बताई गई है। एक तो जठराग्नि है, उसमें उसके साथ साथ अलग अलग जो धातु है, रस की रसाग्नि है, रक्त की रक्ताग्नि है, मांस की मांसाग्नि, मेद की मेदाग्नि कही जाती है, रस रक्त मांस मेद, अस्थि की अस्ताग्नि है, रस रक्त मांस मेद अस्थि, मज्जा मज्जाग्नि, शुक्राग्नि। और इसी प्रकार की ये 7 अग्नि हो गए। और जठराग्नि सबसे प्रमुख माना जाता है। तो इसमें ये कंसेप्ट कैसा है कि जैसे आप आहार कुछ सेवन करते हैं तो उसमें रस धातु होता है। तो रस का जो परिवर्तन है वो रक्त में हो जाता है। तो उसमें जो बीच में अग्नि काम करता है, जो रस से रक्त में परिवर्तन होता है जिससे, तो उसको रसाग्नि कहा जाता है। ऐसे आपके शरीर में वो धातु की अलग अलग प्रकार की अग्नियां होती है। और वो आपको इस शरीर में वो कन्वर्ट कर किया जाता है। और इस प्रकार से आपका पूरे शरीर की उत्पत्ति होती है। मीन्स एक सेल मानेंगे, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो उसी हिसाब से ये पूरे शरीर की उत्पत्ति आयुर्वेद के अनुरूप मानी जाती है। समाग्निश समधातु, अभी जो मैंने बताया रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, इसको 7 धातु कहा जाता है। ये 7 धातु भी सम मात्रा में होना चाहिए। जैसे किसी का रक्त धातु बढ़ता है तो वो भी विकृति में आ जाता है, या कम हो जाता है वो भी विकृति में आ जाता है। जैसे अपने भगवत गीता में ये जो समत्वम योग उच्यते कहा गया है ना, योगा इज अ परफेक्ट बैलेंस। तो उसमें इसी जो तत्व है, प्रिंसिपल है, वो इसमें भी लागू होता है कि कोई भी जो शरीर में धातु है, मल है, वो बढ़ना भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो धातुएं है वो सम प्रमाण में होने चाहिए। और मल क्रिया, मल क्रिया में जैसे अभी 3 प्रकार के मल शरीर में होते हैं। उसमें जैसे स्टूल के द्वारा जो टॉक्सिन्स है वो बाहर डाले जाते हैं। इसके साथ यूरिन के द्वारा भी कुछ टॉक्सिन बाहर जाते हैं। और इसके साथ जो स्वेद है, स्वेटिंग है, तो उसके द्वारा भी टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं। तो इसमें ये बताते बताते मैं थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर आता हूँ। मलक्रिया इससे काफी हद तक इसका रिलेशन भी है। डिटॉक्सिफिकेशन में क्या करते हैं कि सबसे हमारे शरीर की जो शुद्धि होती है, हमारा शरीर अपने आप नेचुरली डेली डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो उसमें जो मल है वो शरीर के बाहर डाला जाता है। इसके साथ जो यूरिन के माध्यम से जो है
वो वो भी मल एक तरीके से शरीर डिटॉक्सिफाई करता है, जो शरीर को नहीं चाहिए हुए तत्व है वो शरीर बाहर डाल देता है। इसके साथ साथ जो स्वेद है अपना, यानी जो स्वेटिंग आते हैं, जो आप एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, वो भी शरीर से बाहर जाना बहुत जरूरी है। उसके माध्यम से भी जो है मल जो है वो शरीर से बाहर डाला जाता है। और इसके साथ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो मल जो है वो सांस के माध्यम से बाहर डाला दिया जाता है। ये जो सभी मैंने बताया ये अराउंड आप 30% में पकड़िए। और सांस अकेला आपका जो शुद्धिकरण करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है। और सांस के माध्यम से 70% तक आपके शरीर की शुद्धि होती है। तो ये समदोषा समाविश्य समधातु मल क्रिया, ये इसका मैंने अभी एक्सप्लेनेशन किया। और इसके साथ प्रसन्नात्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। देखिए उस समय में भी आत्मा की बात कही गई है, मन की बात कही गई है, और इंद्रिय शुद्धि की बात कही गई है। तो इतना डीपर आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है। इसलिए उसको आयुर्वेदिक डॉक्टराइन कहिए आप, या कंप्लीटली होलिस्टिक अप्रोच कहिए। तो प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन। और जैसे कि आत्मा है, आत्मा यानी इनर सेल्फ जो है, जैसे आप सभी योग की विद्यार्थी है, तो उसमें मुझे ज्यादा आत्मा के बारे में समझाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे जैसे महाभारत में भी इसका उल्लेख आता है कि मन, जैसे आपको अ, आत्म साक्षात्कार करना है, तो धीरे धीरे कैसे जाते हैं आप मन की तरफ, मन से आत्मा की तरफ, आत्मा से प्रकृति की तरफ बढ़ते हैं। या सांख्य दर्शन का कंसेप्ट जो है, प्रकृति पुरुष है। फिर वहां से धीरे सांख्य में कितने तत्व है टोटल? 25। और उसमें अपना योग दर्शन जो है वो उसमें 26 तत्व है। तो उसमें एक ईश्वर जो तत्व है वो अपने योग दर्शन में एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो इसलिए इसको शेश्वर सांख्य भी कहते हैं। तो इसमें आत्मा इंद्रिय मन जो है उसका भी उल्लेख यहाँ किया गया है। जैसे महाभारत की बात है, जैसे वहाँ जो आप स्पिरिचुअलिज्म वहाँ से जानेंगे, तो वहाँ आपको ये दिखता है कि जैसे जैसे पहले इंद्रिय की शुद्धि करेंगे, मीन्स इंद्रिय की साधना करेंगे। फिर उसके ऊपर आत्म साक्षात्कार की साधना करेंगे। तो ऐसे वो क्रम बढ़ता है। फिर प्रकृति पुरुष जो है उसके ऊपर आते हैं। तो ये जो है स्वास्थ्य की डेफिनेशन, कंप्लीट हेल्थ जिसको बोलते हैं, तो ये कंप्लीट हेल्थ इसमें आयुर्वेद में बताई गई है। तो इसमें आत्मा, मन और इंद्रिय को भी इसमें इंक्लूड किया गया है हेल्थ में। तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं कि हैप्पीनेस क्या है अकॉर्डिंग टू जो आयुर्वेद है। उसमें चार प्रकार की बातें कही गई। एक तो सुखायु, देन दुखायु, देन हितायु और अहितायु। तो सुखायु क्या होता है? तो फोकस ऑन हैप्पीनेस, डिफाइन वेलबींग इन टर्म्स ऑफ द प्लेजर अटेनमेंट एंड पेन अवॉइडेंस। तो इसको सुखायु बोलते हैं। दुखायु क्या है कि जैसे कोई डिसीज ग्रस्त हो गया, उसको कोई अमवात हो गया या संधिवात हो गया, तो ये डिसीज एडजस्ट लाइफ है और वो डिसीज के साथ जीता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत ही खराब हो जाती है, तो उसको दुखायु कहते हैं। देन हितायु क्या है? फोकस ऑन मीनिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन, डिफाइन वेलबींग इन टर्म्स ऑफ द डिसएग्री टू विच द पर्सन इज फुली फंक्शनिंग। तो हो गया हितायु। और अहितायु क्या है कि एंटी सोशल लाइफ। तो वो जो सोशल लाइफ है उसमें उनकी निगेटिविज्म हो जाती है और एंटी सोशल लाइफ वो व्यक्ति जीता है। तो वो आयुर्वेद ये मानता है कि सुखायु, दुखायु, हितायु, अहितायु ऐसे चार प्रकार के आयुष्य होते हैं। जैसे महर्षि पतंजलि में चार प्रकार की भावनाएं कही गई है, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम, जो योग दर्शन में बताया गया है। तो उसी प्रकार आयुर्वेद में ये चार प्रकार के आयु आते हैं। देन प्रकृति क्या है? तो प्रकृति जो आप जन्म जैसे लेते हैं, तो उसके साथ ही आपकी प्रकृति क्रिएट हो जाती है। और व्हाट यू हैव बीन बोर्न विथ मीन्स आपका जन्म जैसे होता है। और विकृति क्या है? जैसे स्पेशल क्रिएशन विच आर नॉट ओरिजिनल और नेटिव, जो ओरिजिनल नहीं है, मूल स्वभावतः नहीं है, उसको विकृति कहते हैं।
और प्रकृति स्थापन क्या है, इज सिंबॉलिक टू हेल्थ रिस्टोरेशन। तो इसको प्रकृति स्थापना, आयुर्वेद में प्रकृति का कंसेप्ट बहुत गहन है। तो हर एक जो व्यक्ति है, जैसे आप सत्व रजतम ये तीन गुणों को जानते हैं, तो अम, तो उसके अनुरूप ही आप ये वात पित्त कफ ऐसे ही ये त्रिदोष है। और इसमें हर एक व्यक्ति में ये तीनों जो दोष है वो रहते हैं, समाविष्ट होते हैं। तो ये कोई जैसे दोष उसको सिर्फ नाम कहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे समझते हैं कि ये दोष है, लेकिन दोष सभी जो दोष है वो अच्छे होते हैं। जैसे कि कोई वात प्रकृति है, पित्त प्रकृति है, कफ प्रकृति है, वात पित्त कफ जो दोष है उसके अनुरूप उसके प्रकृति भी होते हैं। थोड़ा सा उसमें डिटेल जाते हैं। द थ्री दोषास अंडरस्टैंडिंग योर माइंड बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। कि आप आयुर्वेद में एक कंसेप्ट आता है प्रकृति परीक्षण, आयुर्वेदिक कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें वात प्रकृति के जो लोग हैं वो एनर्जेटिक होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, वो एडेप्टिव होते हैं, बट कैन बिकम इम्बैलेंस विद स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस से जो है इम्बैलेंस हो सकते हैं। पित्त प्रकृति के जो लोग हैं वो पैशनेट होते हैं, फोकस होते हैं, ड्राइवन, बट बिकम फायरली एंड इरिटेबल व्हेन इम्बैलेंस। तो वो चिड़चिड़ापन करते हैं, जैसे कि एक लैंग्वेज में कहेंगे। और कफ प्रकृति के जो होते हैं ग्राउंडेड, नॉट स्टेबल, बट कैन बिकम लिथार्जिक, रेजिस्टेंस टू चेंज फैन आउट द बैलेंस। जैसे इम्बैलेंस होता है तो वो आलसी हो जाते हैं, एक प्रकार से कहेंगे तो आयुर्वेदिक प्रकृति का कंसेप्ट कहाँ से शुरू होता है, जैसे ये जो पंच महाभूत है वही से ही इसका उगम होता है। पंच महाभूत, फिर दोष आएंगे, फिर प्रकृति है। तो Ayurveda follows the inherent concept of Prakriti to determine the natural constitution of human body, and it encompasses both the physical, mental body, and Prakriti it can determine by the predominant trait of Vata, Kapha, and Pitta. Then Prakriti is supremely from either doshas. Ideally, it comprises combination of two Prakriti. जैसे किसी की ये यहाँ क्या कहा गया है कि प्रकृति जो है वो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन है ह्यूमन बॉडी की, जो आपका जो शरीर है उसका प्रकृति होता है। तो उसमें जो है वात पित्त कफ के अनुरूप आपकी प्रकृति वेरीफाइज हो जाती है। ऐसी 7 प्रकार की प्रकृति हो सकती है। जैसे किसी की वातज हो गई, वात पित्तज हो गई। केवल एक दोष की प्रकृति किसी की नहीं रहती है। एक तो दो दोष जो होती है, जैसे कि वात कफ का मिश्रण हो गया, किसी में वात पित्त का मिश्रण हो गया, किसी में कफ प्रदान होती है, वात उसमें सम्मिलित होता है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको सबको ये कहूंगा कि आप कमेंट करिए कि आपकी प्रकृति कौन जानना चाहता है आप में से। थोड़ा सा मैं इंटरैक्टिव सेशन लेना चाहता हूँ। कमेंट में डालिए, आर यू लाइक टू नो योर प्रकृति। ये सभी ने यस यस कमेंट किया है। तो प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, और प्रकृति परीक्षण भी आप सभी का करा के लेंगे इसी में। तो उसमें क्या करेंगे, एक आपको लिंक शेयर करते हैं, गूगल लिंक। वो आप लाइव पढ़ते भी है उसको, और उसको आपको फिल करना है। उसमें आपको 3 ऑप्शंस होंगे। तो वो जो भी आपको जितना कन्वीनियंट लगेगा, वो आपको जो सूट करेगा उसके आपको टिक करना है। तो एक लिंक मैं शेयर करने जा रहा हूँ सर को। तो
तो जो लिंक आपको प्राप्त होगा, मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा सर को कि आप अगर ये लिंक आपको गूगल फॉर्म मैंने भेजा है वो प्लीज मैसेज में आप डाल सकते हैं क्या? यस यस, आई विल हंड्रेड यस। परसेंट तो सबसे पहला जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन भरिए, सबसे पहला क्वेश्चन के ऊपर मैं तब तक डिस्कशन जारी रखता हूँ। तो उसमें आपका फ्रेम कैसा है, तो उसमें आपको जो सब फिल करेंगे तो उसमें आप पहले ए बी सी ऐसा एक 3 कॉलम बनाइए। और आपके ए के कितने पॉइंट होते हैं, बी के कितने पॉइंट होते हैं और सी के कितने पॉइंट होते हैं, आपको सिर्फ ये काउंट करके रखना है। तो आप बाद में मैं आपका उसके अनुरूप आपको प्रकृति परीक्षण हो जाएगा वो पॉइंट के अनुरूप। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउस यूर फ्रेम। जो आप बेसिक इंफॉर्मेशन भरेंगे वहाँ कुछ है, नेम एड्रेस वगैरह ईमेल, तो उसके बाद आपको पहला क्वेश्चन वहाँ दिखने शुरू हो जाएगा कि आपका फ्रेम कैसा है। जैसे कि उसमें पहला ऑप्शन है टॉल, दूसरा ऑप्शन है मीडियम, तीसरा ऑप्शन है स्टॉकी। इस आप लंबे है, मीडियम हाइट है, या आपका कद छोटा है, हाइट छोटी है। तो उसके लिए आपको ये हर एक क्वेश्चन में ये फिल अप करना है। आ गए पहले क्वेश्चन के ऊपर। यस, क्या हुआ? हाँ, हाउस योर फ्रेम आ गए सभी उसके ऊपर। टॉल, मीडियम, स्टॉक की, उसमें ए बी कौन सा भी आप टिक कर दीजिए। देन हाउस योर वेट, आपका वेट कितना है, हार्ड टू गेन या कांस्टेंट है, गेन इजीली, उसमें आप टिक करना है। देन हाउस योर स्किन, आपकी स्किन ड्राई है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। तो ए बी सी काउंट करते जाइए उसके साथ, ए के ऊपर कितने टिक किए आपने, बी के ऊपर कितने टिक किए और सी के ऊपर। हर एक क्वेश्चन में एक ही बार टिक करना है, ये ध्यान में रखिए। देन आपका स्किन का टेम्परेचर कैसे रहता है, कोल्ड रहता है, वार्म रहता है, कूल रहता है। देन आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, स्किन कॉम्प्लेक्शन कैसा है, डल है, डल में जैसे आपकी स्किन ऐसे खींच ली तो वो इजीली आ रहा है, जैसे बुढ़ापे में वो सुरकुते आते हैं जिसको कहते हैं ना, तो उसके हिसाब से। देन मोल और फ्रेक्सल्स है आपके स्किन के ऊपर, या टू मच सबक्यूटेनियस फैट है आपके स्किन के ऊपर, और किसी को एक के ऊपर टिक कीजिए। देन हेयर कैसे स्किन के ऊपर, एवरेज है, थीन है, ठीक है, कम है, ज्यादा है। देन हेयर टाइप कैसे, आपके जो हेयर है वो जैसे बाल है वो किसी के कर्ली होते हैं, किसी के मीडियम होते हैं, किसी को ऑयली होते हैं। देन आपका हेयर कलर कैसे है, डार्क ब्राउन है, देन गोल्डन ब्राउन है, या ब्लैक है। देन आपका फेस कैसा है, थीन है, मॉडरेट है, लार्ज है। देन आपके लिप्स कैसे, थीन है, मीडियम है, लार्ज है। होप सभी को लिंक मिल गई हुई होगी। देन नहीं आपका मिली है सर। हाँ, कैसे जिनको मिलेगी? जिनको लिंक नहीं मिली है वो हमारे योग संबोध के ग्रुप में नहीं है, इसके लिए नहीं मिली है। बाकी सभी लोगों को 78 लोगों को मिली है सर। देन नेचर ऑफ स्लीप्स कैसे है आपके, जैसे ड्राई है, सॉफ्ट है, स्मूथ है। देन चेस्ट कैसा है, थीन है, मीडियम है, लार्ज है। इसके साथ ए बी सी कितने हुए आपके काउंट करते जाइए, उसमें टिक लगाते जाइए। देन आपके आईज कैसे है, स्मॉल है, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो स्मॉल है, SMALL। देन मीडियम, लार्ज। देन साइज ऑफ टीथ कैसे है, वेरी लार्ज, स्मॉल, मीडियम, मीडियम लार्ज। देन आपके हैंड कैसे है, स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। देन नेल्स कैसे है,
तो उसमें इजीली क्रैक हो जाते हैं, मीडियम है, सॉफ्ट है, पिंक्स है, देन लार्ज, थिक, फर्म, स्मूथ। देन आपकी थर्स्ट कैसी है, जैसे आपको तृष्णा जो बोलते हैं ना योग में, जैसे कि आपका तहान कैसे लगती है, जैसे वेरिएबल है, लार्ज है, लो है। देन आपका एपिटाइट कैसा है, तो उसमें वेरिएबल है, कभी पच जाता है, कभी आपको ज्यादा भूख लगती है। देन strong, able to digest almost anything but lose temper if food is not available. Then low constant or skip meal easily. देन आपका स्वेट, यानी आपको स्वेटिंग कैसे आता है, तो मॉडरेट आता है, प्रोफ्यूज है, स्कैंटी है। बॉडी आउटडोर कैसा है, उसमें स्मेल है, स्ट्रॉन्ग स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है। देन फेसेस यानी स्टूल, आपका स्टूल ड्राई है, हार्ड है, स्कैंटी है, वहाँ टिक लगाना है। कॉन्स्टिपेशन होता है, गैस होता है, देन लूज एबिडेंट, प्रोन टू डायरिया, मीन्स आपको कभी डायरिया हुआ नहीं 5 साल तक, या सॉफ्ट स्टूल होता है और सॉलिड सॉफ्ट होता है, तो वहाँ टिक करना है। उसके साथ म्यूकस आता है। देन यूरिन कैसा है आपका, तो कलरलेस है, प्रोफिस येलो है, या मॉडरेट व्हाइटिश है। देन फूड एंड ड्रिंक्स कैसे आप प्रेफर करते हैं, कि किसी को वार्म अच्छा लगता है, किसी को कोल्ड अच्छा लगता है, किसी को ड्राई एंड वार्म अच्छा लगता है। देन रिएक्शन टू स्ट्रेस, तो स्ट्रेस आने के बाद आप क्या करते हैं, क्विकली कुछ रिएक्ट करते हैं, कुछ मॉडरेटली रिस्पॉन्स करते हैं टाइम के साथ, कुछ स्लो एंड गेट एग्जैक्टली। देन क्लाइमेट सेंसिटिविटी, कि क्लाइमेट से आप कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे ड्राई, कोल्ड, लाइक वार्म, जैसे हीट के साथ। एडवर्सन टू कूल, लाइक वाइंड एंड सन। देन आपका मूड कैसा है, चेंज क्विकली, चेंज स्लोली, स्टेडी और अनचेंजिंग है। देन आप फाइनेंशियली कैसे हैं, तो उसमें डोंट सेव और स्पेंड क्विकली, सेव बट बिग स्पेंडर, देन सेव रेगुलरली, एक्यूमुलेटिंग वेल्थ इंपॉर्टेंट। देन आप फ्रेंडशिप के मामले में कैसे हैं, उसमें कि जैसे कि आपके जल्दी शॉर्ट टर्म फ्रेंडशिप रहती है, लॉन्ग टर्म रहती है, या टेन टूवर्ड्स डीप एंड लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप। देन आपको फ्रेंड कैसे, मेनी कैजुअल फ्रेंड्स है, ये फ्रेंड्स रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, आपके मात्र जो काम आप वर्क करते हैं वहाँ के ही फ्रेंड है, या वेरी लॉयल। देन रेजिस्टेंस टू डिसीज, सस्टेनेबल टू डिसीज, मॉडरेट इम्यूनिटी, स्ट्रांग इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी कैसे, आप कितने देर तक बीमार नहीं पड़ते, उसके अनुरूप वहाँ टिक करिए। देन डिसीज टेंडेंसीज, कि आपको कोई पेन, अर्थराइटिस वाला डिसीज है, या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, आपको फीवर, इंफ्लामेशन, हाइपरटेंशन है, आपका रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, स्वेलिंग है। अगर इसमें कोई है तो टिक करिए, नहीं तो अगर आपको कुछ पहले भी हुआ है पास में ये डिसीज में, तो वहां आप टिक कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ कैसी है आपकी, फेयर है, गुड है, एक्सलेंट है। इस जैसे आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद भी स्ट्रेंथ पता लगता है, आप कितने सूर्य, जैसे सूर्य नमस्कार कितने कर पाते हैं, कोई 2 कर पाता है, कोई 10 कर पाता है, कोई 50, 51, 101 तक कर पाता है, तो इसके अनुरूप आपका स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी वहाँ डाल दीजिए। देन कॉम्पिटेटिव, आप कैसे कॉम्पिटिटिव, डोंट लाइक कॉम्पिटिटिव प्रेशर, एक्सलेंट कॉम्पिटिटर, हैंडल कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस इजीली। देन आपका मसल टोन कैसा है, कि लो बॉडी फैट है, गुड मसल टोन है, बल्कि विथ हायर फैट एंड परसेंटेज, आपको फैट परसेंटेज ज़्यादा है। देन वॉइस कैसा है आपका, हाई पिच है, मीडियम पिच है, लो पिच है। देन आपकी स्पीच कैसे, आप जैसे ज़्यादा बोलते हैं, स्टेडीली बोलते हैं, या कौन सिंग सिंग है। देन पैटर्न, पैटर्न ऑफ स्पीच कैसा है, जैसे कि समटाइम मिस वर्ड है, आर्ग्यूमेंट प्रिसाइज और क्लियर स्वीट। तो जिनका हो गया वो यस कर दीजिए, जिनका फॉर्म फिल कर दिया है, और ए बी सी आप काउंट करते जाइए, कितने ए आ गए आपके, कितने बी है और कितने सी है। और जिनके फिल हो गए हैं,
वो आपका ये जो चैट बॉक्स है वहाँ डाल सकते हैं कि मेरे ए के इतने हैं 12 है, जैसे बी के 8 है, और सी के 2 है। जिसके जितने नंबर आ गए हैं फॉर्म फिल करके, तो वो मैसेज में डाल दीजिए, तो उसके अनुरूप आपका प्रकृति परीक्षण हो जाएगा। आप काउंट जरूर करिए, आपने ए कितने मारे हैं, बी कितने और सी कितने। तो उसके अनुरूप आप सभी की प्रकृति हम ये तो बता डॉक्टर देंगे। आपने काम पे लगा दिया सभी लोगों को। नहीं, आपका सबका प्रकृति परीक्षण इसमें हो जाएगा। एक जैसे कि प्रकृति परीक्षण से आप आहार विहार, उससे आप जैसे किसी की वात पित्त प्रकृति है तो उसके अनुरूप आहार विहार भी उससे पता लग जाएगा, या खाने पीने में कौन से डिसीज हो सकते हैं वो भी उससे पता लग सकता है। तो प्रकृति परीक्षण एक बेसिक पॉइंट है, ये आप सीख भी जाएंगे। ऐसे ही आप योग साधक आपके पास आएंगे, उनके अनुरूप प्रकृति के अनुरूप कैसे योगा सिखाना है। जैसे वात प्रकृति का जो व्यक्ति है ना, उनको आप योगासना में क्या कर सकते हैं कि योगासना में स्टेबल रखने वाले स्थिरम सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यनंत समापत्तिभ्याम, इस तरीके से योगासन उनको कर सकते हैं। कम योगासन करना है, जैसे 4 ही योगासन किया, लेकिन उसको ज्यादा टाइम तक होल्ड करना है, ये वात प्रकृति के लिए हो गया। फिर कप प्रकृति के लिए क्या करेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसमें आसन करना है, जैसे कि विन्यासा फ्लो होता है, उसमें ज्यादा आसन होते हैं, तो कम समय में ज्यादा आसन, जैसे सूर्य नमस्कार एक एग्जांपल है विन्यासा फ्लो का, तो उसमें आपको ये सुटेबल करेगा कप प्रकृति के व्यक्तियों के लिए। हम्म। तो ऐसे आप योगा क्लास भी प्रकृति के अनुरूप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पित्त प्रकृति है तो उसमें आपको शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, उसके ऊपर ज्यादा भर देना है। तो सभी अपना ये बी सी कितने कितने हो गए आपका मैसेज में डाल दीजिएगा, तो उसके अनुरूप हम आपको प्रकृति तुरंत बता देंगे। जो भी पहले डालेगा उसकी सबसे पहली प्रकृति हम बता देंगे। हम्म। आपके ए पॉइंट कितने हो गए, बी कितने हो गए और सी कितने हो गए। वैसे ही जो वात पित्त कफ है तो उसमें हर एक के 5 5 प्रकार हो जाते हैं। जैसे आपने वात का देखा होगा, तो वात में सबको पता है प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो है ना वो वात के प्रकार है। देन उसमें आपको उप प्राण भी पता है, ये प्रमुख जो प्राण है उसके 5 उप प्राण भी है। वैसे ही आयुर्वेद में भी 5 जो है, जिनका भी होगा एबीसी वो काउंट करके डाल दीजिए, तो हम आपको तुरंत प्रकृति बता देंगे। मैं इंतजार कर रहा हूँ, तब तक कुछ बता रहा हूँ आपको। ये प्रकृति के संदर्भ में ही। और अभी डालिए, बाद में पूछना नहीं। हाँ, ये किसी का यहाँ ये डाला है मात्र यहाँ, तो सबसे पहले डाला है मोनाली सोनी जी ने, तो उनमें ये 13 है, उनके बी 25 है, और ये 13, हाँ। तो उनकी प्रकृति जो है आप लिख के रखिए मोनाली जी, आपकी जो प्रकृति है पित्तवातात्मक है। पित्त प्रधान और वात अनुबंधी, ये आप थोड़ा नोट करके देखिए। देन अभी किसने डाला है, अनीता जी ने डाला है, तो उनका प्रकृति भी पित्त प्रधान और वात अनुबंधी है। पित्त प्रधान और वात अनुबंधी और है, वात मतलब पित्त अनुबंधी, और वात दोनों है। हाँ, आपका पित्त प्रधान है और वात भी अराउंड नजदीक नजदीक ही है। ओके सर। तो जल्दी जल्दी डालिए और तुरंत हम बता देंगे। हम्म। हाँ, अभी
हाँ बस अभी दो लोगों ने डाला है। तो तब तक पांच पित्त होते हैं तो उसका डिस्कशन करते हैं। जैसे पाचक पित्त हो गया, देन दूसरा रंजक पित्त हो गया, तीसरा साधक पित्त हो गया, देन आलोचक पित्त आपके आंख में रहता है, और एक भ्राजक पित्त होता है। जैसे जिनको भी स्किन डिसीज होते हैं तो उसमें भ्राजक पित्त होता है, तो उसमें भाजक पित्त उसमें जो है वो दिक्कत आ जाता है। जैसे आपको आपने ये देखा होगा, हाँ अभी किसी ने और डाला है क्या? हाँ मुनिराज जी ने डाला है। तो उनका जो है हम्म, उनका वात पित्तानुबंधी है। वात और पित्तानुबंधी, लेकिन उन्होंने सभी नहीं, सी का एक भी नहीं चॉइस किया। आपके जो अभी डाला है ना मुनिराज जी ने, उनका वात और पित्त जो है आपके शरीर में समान समान जैसे है। तो सभी डाल दीजिए फटाफट फटाफट, तो तुरंत आपका प्रकृति बता देंगे। सर तब तक साथ साथ आप पित्त वाले या कफ वाले या वात जो प्रधान रहते हैं उनके लिए एक कॉमन एक कुछ चीज बता सकते हैं, या डाइट हो सकता है बताएंगे या आसन हो? जरूर ओके बताएंगे, सर। जरूर बताएंगे। उनको योगा भी बता सकते हैं, योगा का प्रोटोकॉल भी बता सकते हैं। इसके साथ आपको थोड़ा डाइट भी बताएंगे, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर। साथ साथ अभी कफ के सर जो ये कोर्स करवाते हैं ना, छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स, मतलब सभी को अच्छा हो जाएगा, है ना? अ, देखेंगे वो। करवाते करवाते सही में करवाते। जी जी, तब विल तक स्पीक हम, ऑन दैट। ओके ओके, बाद में डिस्कशन करेंगे। तब तक जैसे आपने ये देखा होगा, अब थोड़ा डिस्कशन इसके संदर्भ में करते हैं, प्रकृति के संदर्भ में। जैसे आप कोई भी जैसे आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाते हैं, आप में से लोग, तो आपका वहां जाके नाड़ी परीक्षण करते हैं। हम्म। तो नाड़ी परीक्षण से भी प्रकृति का पता लग जाता है। तो उसमें वो यही तरीके से काउंट करते हैं कि आपके शरीर में जो है वो वात का कितना परसेंटेज है, कफ के संदर्भ में क्या है, हम्म, और वात पित्त के संदर्भ में क्या है, अपनी कौन सी विकृति है शरीर में। तो अभी परमेश्वरी जी ने हाँ उनके पहले सोनम सोनम जादव जी, आपका प्रकृति नोट डाउन करिए। वात प्रधान पित्त अनुबंधी। देन पद्मेश्वरी मनोर, आपका नोट डाउन करिए, पित्त प्रधान और वात अनुबंधी। देन शैलेश जी, आपका प्रकृति है पित्त प्रधान कफ अनुबंधी। नोट डाउन करिए, पित्त प्रधान कफ अनुबंधी। देन अभी थोड़ा सा कफ दोष के जो टाइप है वो रह गए हैं, तो उसके बारे में बताते हैं। उसमें भी जैसे वात पित्त और कफ के पांच पांच प्रकार होते हैं। तो उसमें अभी किसी ने कमेंट किया है, स्मिता बाहेती जी, आपका प्रकृति नोट डाउन करिए, पित्त प्रधान और वात अनुबंधी। बस बाद में हम किसी का प्रकृति नहीं बताएंगे, अभी कमेंट करेंगे तो ही बता देंगे, हाँ, ख्याल में रखिए। देन कफ के पांच दोष जो है उसमें अवलंबक कफ है, देन क्लेदक कफ है, तर्पक कफ है, बोधक कफ है, और श्लेषक कफ है। तो अवलंबक कफ, क्लेदक कफ जो होता है, देन तर्पक कफ होता है, बोधक कफ होता है, और श्लेषक कफ होता है। ऐसे पांच प्रकार के जो है कफ होते हैं।
प्लीज चलो चलो जल्दी जल्दी फास्ट बता दीजिए, आपकी कमेंट कर दीजिए। हाँ, अभी सुधा जी ने डाला है। आपका प्रकृति है वात प्रधान और कफ अनुबंधी। प्लीज सुधा जी नोट डाउन करिए। मुन ये मुरनाली सोनी जी, उनका है पित्त प्रधान और कफ अनुबंधी। एबीसी अच्छे से काउंट करो। चलो, आपने क्या आगे टॉपिक भी कवर करना है पूरा। चलो, लास्ट मिनट लास्ट मिनट। हाँ, सर ये माइत्री एक दो जी। क्वेश्चन से थोड़ा यहाँ वहाँ होने से थोड़ा प्रकृति चेंज हो सकता है शायद ना। एक दो बहुत क्लोज है कोई कोई क्वेश्चंस। हाँ, हो सकता है चेंज। क्योंकि क्या है कि आपने मेरा वो पित्त और वात ये बताया ना इसका कफ। क्योंकि जी मैंने जो मेरा मैं कोई आयुर्वेदिक तज्ञ नहीं हूँ। लेकिन मैं अपना बोलता है ना कि अपने थोड़ा जो पढ़ पढ़ के या अपने को जो मालूम है एक्सपीरियंस करके। योर जी बॉडी जी इज योर बेस्ट टीचर। तो मेरे को एक जी। मालूम है पित्त बराबर है फर्स्ट लेकिन सेकंड इज वात है बेसिकली ऐसा है। तो वो थोड़ा इसलिए मेरे बोला कि क्वेश्चन बहुत क्लोज है तो शायद नहीं, क्वेश्चन से यहाँ वहाँ हो सकता है। जी 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 जी। नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर, लेकिन ज्यादा नहीं। आप अप्रोप्रिएट डालने का प्रयास करिए, जितना जो मोस्ट सुटेबल है वही डालिएगा। हाँ, अभी किसी ने और किया है क्या? हाँ, किसी ने अगर डाल दिया है और किसी का नहीं मिला है आंसर, तो वो जरूर बात कर सकते हैं। चलो, हो गया। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे, जो टॉपिक है हमारा। हम्म। चलो, तो देन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल। सर वी हैव 15 मिनट्स ओनली। ओके ओके, आगे का टॉपिक कवर करते हैं नेक्स्ट। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल फॉर ऑप्टिमल हेड हेल्थ, तो उसमें क्या है? नरिश द सेंसेस, यूज क्लाइमिंग सीक्रेट, स्मूथिंग साउंड्स एंड जेंटल टच टू स्टिमुलेट द सेंस एंड प्रमोट। देन सेकंड, प्रमोट मेंटल क्लैरिटी। जैसे कि आप मेडिटेशन प्रैक्टिस है, अलग अलग मेडिटेशन है उसमें, जैसे आप आनापान करते हैं या ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो है मेंटल क्लैरिटी लाने में बहुत फायदा करता है। जैसे न आयुर्वेद में अलग अलग जो औषधि है, जैसे ब्राह्मी है, शंखपुष्पी है, वो भी आपको वो मेंटल क्लैरिटी लाने में फायदा करता है। देन अश्वगंधा, शतावरी है, ऐसे अलग अलग जितने भी आयुर्वेद के जैसे रसायन के द्रव्य है, वो भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। देन रिजुनेट द माइंड, द एंगेज इन एक्टिविटीज दैट रिड्यूस द स्ट्रेस एंड प्रमोट द रिलैक्सेशन। जैसे योग का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रिड्यूस स्ट्रेस करने में। आयुर्वेद ये मानता है कि प्रज्ञापराधस्य सर्व रोगानां मूल कारणम, कि प्रज्ञापराध ही सब रोगों का मूल कारण है। और प्रज्ञापराध का अगर आप क्लोजली रिलेशन बनाएंगे तो वो स्ट्रेस के साथ आ जाता है। तो जैसे योग निद्रा की प्रैक्टिस है, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन देती है। देन नेक्स्ट जो है कि बैलेंसिंग सेंसेस सेंसेस द आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर फॉर मेंटल क्लैरिटी। जैसे कि साइट, तो उसमें यानी दृष्टि, तो गेज अपॉन नेचर, कि नेचर के साथ अगर आप जैसे घूमने जाते हैं, तो उसमें आप निसर्गरम्य दृश्य देखते हैं, कि उससे द्वारा आपकी दृष्टि जो है शुद्ध हो जाती है। देन अलग अलग जो नेचुरल साउंड होते हैं या म्यूजिकल साउंड होते हैं, जैसे कि हठयोग में नादानुसंधान में अलग अलग साउंड की चर्चा की गई है, कि पहले जैसे बड़े बड़े साउंड, ढोल वगैरह जैसे साउंड आएंगे। और जैसे नादानुसंधान की कितनी अवस्था है, कोई बता सकता है कमेंट में? चार। कौन कौन सी है?
आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। तो निष्पत्ति अवस्था में जो है ना, तो आपको उसमें जैसे वीणा का साउंड है या बांसुरी का साउंड है, ऐसे आपको साउंड सुनाई देते हैं। तो ऐसा ग्रंथ में बताया गया है। देन उसमें टच, तो एंगेज इन सेल्फ मसाज और रिलैक्सिंग बॉडी ट्रीटमेंट्स। उसमें जो ये जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये बेसिकली है। तो इससे ये पांच अलग अलग इंद्रियां बनते हैं। तो उसकी शुद्धि ये आयुर्वेदा द्वारा कैसे होगी, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ये डिस्कशन था। देन नेक्स्ट, एक आयुर्वेद में बहुत इसेंशियल कंसेप्ट होता है कि डाइट। जैसे कि योग में ही उसको उतना ही इम्पोर्टेंस है, और योग और आयुर्वेद का मिलता जुलता है, उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि फूड्स है, उसमें फ्रेश फूड खाना है हमेशा, जो सीजन में आते हैं। जैसे समर सीजन है, उसमें आपको वाटरमेलन मिलता है, उसके साथ तरबूज, खरबूज जो मिलता है, तो वो उस सीजन को सुटेबल करता है, तो वो आपको मोस्टली फॉलो करना है। देन लोकली सोर्स इंग्रेडिएंट, जैसे कि अभी मिलेट का चल रहा है। देखिए मिलेट जो है वो तृणधान्य, पुराने लोग जो है वो मिलेट्स ही खाते थे, लेकिन अभी मिलेट्स को सुपर फूड जब कहने लगे, तो अभी लोग फिर से वो फॉलो करने लगे हैं। देन टेस्ट के अनुरूप आयुर्वेद में जो है ना, वो षड्रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो ऐसे सभी रसों को सेवन करना चाहिए। कोई भी एक रस को ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। ज्यादा सेवन किया तो भी वो हानिकारक होगा, और कम सेवन किया तो भी हानिकारक होगा। देन माइंडफुलनेस ईटिंग, द कल्टिवेट द ग्रेटिट्यूड, प्रेजेंस, अवेयरनेस ड्यूरिंग द मील। जैसे कि योग में भी बहुत सारे ये देखते हैं हम कि जैसे खाना खाते तो उसके साथ प्रार्थना की जाती है, या वदनी कवल गीता, जैसे वारकरी संप्रदाय में वो एक श्लोक गाया जाता है। तो ये माइंडफुलनेस ईटिंग कहते हैं। देन डाइजेस्टिव सपोर्ट, जैसे खाने के साथ आप जैसे नींबू यूज करते हैं, या डाइजेशन अच्छा होने के लिए जो है उसमें कुछ जीरा चूर्ण आदि डाल दिया, उसके साथ ले सकते हैं। देन खाने के बाद जैसे छाछ है, तो वो ले सकते हैं। देन आपका आहार कैसे होना चाहिए कि डाइट जो है, मिताहार, मिताहार की क्या व्याख्या है अकॉर्डिंग टू योग, कोई बता सकता है तुरंत? मिताहार, मिताहार के बारे में ग्रंथ में क्या कहा गया है? बताइए बताइए, स्टमक के उसमें चार भाग कहे गए, चार बताइए। भाग है। चार भाग हाँ, में से दो भाग सॉलिड फूड, एक लिक्विड और एक वो खाली रखना चाहिए। यस यस यस। हम्म, कोई श्लोक का शुरुआत बता सकते हैं क्या, स्टार्टिंग? मिताहार। सुसिग्न मधुहारश्च हाँ, चतुर्विश वेरी नाइस। विवर्जित। हाँ हाँ, बताइए बताइए। भुजते सुस्निग्धम शिव संप्रीतस्य मधुराहार मीताहारस्य चतुर्थम च उच्यते। विवर्जितः स भुज्यते शिव संप्रीते मीताहार से मिताहार उच्यते। शौच्यते, वेरी नाइस, एक्सलेंट। ओके। तो जो मिताहार का कंसेप्ट है, मिताहार ये मिताहार युक्त तो करना ही चाहिए। जैसे गीता में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक आहार के बारे में चर्चा की गई है। देन आयुर्वेद में अष्टाविध आहार की चर्चा की गई है। देन जैसे एक कॉमन ये कहा जाता है कि दोपहर का भोजन जो है वो राजा के जैसे होना चाहिए, और शाम का भोजन जो है वो भिखारी के जैसा होना चाहिए। मीन्स आपको शाम में हल्का खाना है, लाइट डाइट लेना है, और दोपहर जो है वो आपको अच्छा खाना लेना, अच्छा खाना खाना है। लेकिन अभी हमेशा उल्टा हो रहा है, तो इस बात के ऊपर मैंने थोड़ा फोकस किया। क्योंकि जैसे हर व्यक्ति जो है वो दिन भर बिजी रहते हैं, जॉब के संदर्भ में या कोई व्यवसाय के संदर्भ में, और रात में वो ज्यादा भरपेट खाना खाते हैं, तो वो दिक्कत हो जाता है। तो आपको जैसे दोपहर का खाना जो है आपको अच्छा लेना है, और शाम का खाना हल्का लेना है। ये खाने में रखना है। और खाने के ऊपर बहुत सारा ये आता है। जैसे सुबह आप जो स्प्राउटिंग फ्रूट्स वगैरह खाइए। देन दोपहर आपको कच्चा आहार वगैरह ज्यादा खाइए, जैसे सलाद वगैरह खाते हैं, उसके साथ पालक, मेथी, वो भी आपको कच्चा खाना है। और शाम को जो है वो थोड़ा सा लाइट आहार, जैसे मूंग का खिचड़ी हो गया, तो ऐसा आहार सेवन करिए। हम्म। तो नेक्स्ट स्लाइड।
कि स्ट्रेस मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक वे, आयुर्वेदिक वे से स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसमें भी अपने योग ही आता है। योग में बेसिकली मेडिटेशन, तो उसमें ये ध्यान रखिए कि धारणा ध्यान समाधि, तो धारणा देश बंध चित्तस्य धारणा। तो हम बेसिकली समाज में ये हमें हम देखते हैं कि धारणा को ही ध्यान हम कहते हैं। तो जो धारणा है, धारणा देश बंध चित्तस्य धारणा, और उसके बाद अ, अ, धारणा ध्यान तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। जब आप कंटिन्यूस धारणा करेंगे तो ध्यान में आप प्रविष्ट हो जाते हैं, और फिर आपको बाद में समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। तदेवार्थ मात्र अ, तदेवार्थ मात्र निर्भास, समाधि की व्याख्या तदेवार्थ मात्र निर्भास स्वरूप शून्य समाधि। तो देन ब्रेथ वर्क, तो जो प्राणायाम है वो भी आपको नर्वस सिस्टम के ऊपर सीधा इफेक्ट डालता है। तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, ये समाधि हो गया प्राणायाम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेद प्राणायाम की, प्राणायाम श्वास प्रश्वास का गति का विच्छेद करना, उसको प्राणायाम कहा जाता है। योगा फिजिकल मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। हर्बल रेडीमेड जो है वो भी स्ट्रेस में बहुत काम आता है, जैसे अश्वगंधा है, गुड़ची है, आंवला रसायन है, वो भी उतना ही हेल्प है। जैसे टर्मरिक जो है तो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, सपोर्ट फॉर डाइजेशन करता है। देन अश्वगंधा जो है वो बॉडी स्ट्रांग करने में मदद करता है, स्ट्रेस रिलीज करने में भी काफी मदद करता है। देन अपना जिंजर है, आला है, तो वो भी आपको इन्फ्लामेशन दूर करने के लिए काफी अच्छा रहता है। देन और गैसेस वगैरह है तो उस केस में भी कम करने में फायदा करता है। देन सिनेमोन, ये दालचीनी जैसे सर्कुलेशन रेगुलेट करने में, ब्लड शुगर में, इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन एंड इनहेंस द मूड, तो ये हार्ट डिसीज में भी उपयुक्त रहता है। देन आयुर्वेदा लाइफस्टाइल फॉर कल्टिवेट रिचुअल फॉर वेलबींग। तो आप जैसे अभी मैंने आहार के बारे में बताया कि सुबह आपको क्या करना है, स्टार्ट अ डे विथ मेडिटेशन, देन आप ऑयल पुलिंग करिए, देन नरिश ब्रेकफास्ट करिए। मिड डे में क्या कर सकते हैं, तो मिड डे में एंगेज लाइट एक्सरसाइज, माइंडफुल लंच एंड शॉर्ट रेस्ट पीरियड। तो उसमें थोड़ा सा आराम करने की भी बात कही गई है, लेकिन जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको आराम नहीं करना है, दिवा स्वप्न नहीं लेना है। और इवनिंग में अनवाइंड द जेंटल योगा एंड रिलैक्स बाथ एंड अर्ली बेड टाइम, आप हमेशा जल्दी सोना चाहिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। देन फॉर रिजुनेट फॉर बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, तो बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं कि अभ्यंग कर सकते हैं, स्वेदन कर सकते हैं। अभ्यंग यानी शरीर को ऑयल लगाना, उसको अभ्यंग कहते हैं। स्वेदन यानी जो स्टीम होता है, वो एक स्टीम बाथ का मशीन मिलता है, या वो उसमें आप जब बैठते हैं 10-15 मिनट तो स्टीम शरीर के जो स्वेटिंग हो जाती है, तो उसके माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और नस्य, नाक में मेडिकेटेड ऑयल डाले जाते हैं। और देन माइंड के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे अपना पतंजलि योग सूत्र समाधि पाद है, साधन पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, तो पूरे माइंड के ऊपर काम करता है। देन प्राणायाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंत्र एंड धारणा ध्यान समाधि। और स्पिरिट, तो deepen your connection to divine through rituals, chanting and contemplation. Then next जो है the timeless legacy for Ayurveda, integrating ancient wisdom into modern life. The holistic approach, Ayurveda addresses whole person, considering interconnection with body, mind, and spirit. Personalized solution, Ayurveda treatment are tailored to individual unique constitution and current state of imbalance. Preventive care, Ayurveda emphasizes maintain health, preventing disease through lifestyle, directly modification. Nature remedies, Ayurveda undigests nature herbs, species, plant-based therapies to support the body innate healing abilities. अब हमारी लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं, 2 मिनट में उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो उसमें ये सबसे आपका कोर है, दिनचर्या पॉजिटिव हेल्थ को क्या प्रमोट करता है, कोर कंसेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन आयुर्वेद। दिनचर्या, आप सुबह उठने से लेकर शाम तक क्या करते हैं उसको दिनचर्या बोलते हैं। तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए कि सुबह उठते ही
सुबह उठते ही आपको ब्रह्म मुहूर्ते उठना है, फिर मल त्याग वगैरह करना है। हम्म फिर दंत धावन करना है, फिर नस्य करना है, कवल गंडूष करना है, अभ्यंग आदि करना है। देन इसके साथ सदरुत्त का पालन करना है, दोपहर का भोजन है। देन बाथ वगैरह सुबह सुबह जल्दी करना है, और व्यायाम आदि का भी आयुर्वेद में प्रावधान बताया गया है। देन जो ऋतुचर्या है, ऋतुचर्या आयुर्वेद में जो है, जैसे 12 मंथ जो है उसमें 6 ऋतु में बांटा गया है। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये जो 6 ऋतु है उसमें अलग अलग ऋतु के अनुरूप, जैसे इंडिया में देखते हैं आप, जैसे ठंड है, ठंड में थोड़ा सा अलग ऋतुचर्या हो जाता है, गर्मी के सीजन में अलग ऋतुचर्या हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि ऋतु के अनुरूप आपको कैसे ये करना है। देन रसायन, तो जैसे कि रसायन के बारे में आपने सुना होगा कि आंवला एक उत्कृष्ट रसायन है, देन गुड़ुचि रसायन है, देन हरित की रसायन है। और अलग अलग ऋतु के अनुरूप भी वो रसायन का आप सेवन कर सकते हैं। देन आचार रसायन, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। आचार रसायन है कि सत्यवादिनम क्रोधम निवृत्तम मध्य मैथुनात् अहिंसक मया संप्रशांत प्रियवादिनम, कि जप करना है, शौच करना है, जैसे योग में यम नियम है, तो वो भी एक आचार रसायन का ही पार्ट है। देन आहार जो है, अभी हमने जो मिताहार देखा, वो भी एक आहार का ही पार्ट है। देन अलग अलग जो आहार का जो वर्णन आता है योग आयुर्वेद में, तो आशितम, पिहितम, लीतम, खादितम, इस प्रकार से मिलता है कि लिक्विड डाइट, हार्ड डाइट, सॉफ्ट डाइट, वो भी है। देन षड रस युक्त आहार मैंने बताया। देन प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोक्ता, उसके अनुरूप आहार लेना है, विहार लेना है। देन सदवृत्त का पालन करना है। सदवृत्त मीन्स गुड वृत्ता मीन्स रेजिमेंट, द कोड कंडक्ट दस कीपिंग गुड एंड बैलेंस कंडीशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। तो वो सदवृत्त का भी पालन करना है। दो देन पंचकर्म। अब पंचकर्म, तो उसमें 5 प्रकार के कर्म आते हैं उसमें। वमन है, वमन यानी उल्टी करना। विरेचन है यानी शरीर के जो आपको अधोभाग है उसके द्वारा विरेचन किया जाता है। और एक रक्त मोक्षण करके आता है। तो अभी आपने जो प्रकृति डिसाइड किया था, जैसे जिसका वात प्रकृति आया है उसके लिए बस्ती उपयुक्त होता है, वो सीजनल पंचकर्म भी होता है। जिसका पित्त प्रकृति है उसको विरेचन करते हैं, जिसका कफ प्रकृति है उसको वमन कर्म ज्यादा लाभदायक होता है। यह हमारी अंतिम स्लाइड है। देन डोंट फॉर, ये क्या आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा 1 मिनट में समझा देते हैं आपको। विरुद्ध आहार जो है वो नहीं करना चाहिए। अब विरुद्ध आहार का कंसेप्ट क्या है कि जैसे दूध और जो कोई भी फल है वो आप एक साथ नहीं खाना है, तो वो विरुद्ध हो जाता है। या जैसे थोड़ा सा विरुद्धार कैसे और हो सकता है, जैसे आप हल्दी है, किसी को ऑलरेडी जैसे इकोस्प्रिन चलती है, तो उससे क्या होता है, इकोस्प्रिन से जो ब्लड है वो थिन हो जाता है। और हल्दी जो है वो क्या करता है कि उसको एग्जैक्ट विपरीत परिणाम करता है, तो ये वीर्य विरुद्ध हो गया। तो ऐसे भी ये विरुद्धार हो सकता है अलग अलग प्रकार से। देन वेगावरोध है। वेगावरोध क्या है, जैसे आपको मूत्र का वेग आया, उसको रोकना नहीं है। आलस आया, जुम्भा आया, वो रोकना नहीं, उसको वेगावरोध कहते हैं। और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध इज सर्वरोगानां मूल कारणम, मीन्स स्ट्रेस इज कॉज ऑफ ऑल द डिसीज। तो ये हमने आज इस संदर्भ में देखा कि होलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक विजडम फॉर होलिस्टिक वेलबींग। तो यहाँ हमारा आज का टॉपिक समाप्त हो जाता है। प्रज्ञा अपराध मीन्स रॉन्ग नॉलेज। रॉन्ग नॉलेज भी कह सकते हैं, लेकिन उसका जिसे स्ट्रेस इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर दिस। Okay, stress. So, as per the means, we can consider as a pradnya aparad means in Bhagavad Gita, Arjuna have a pradnya aparad, wrong knowledge or stress. Because of stress, रॉन्ग he नहीं, वहाँ उसका संदर्भ थोड़ा सा अलग आ जाएगा कि वहाँ प्रज्ञापराध यानी जैसे कि प्रॉपर जो ये बोलते